नमस्कार, मंथन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ जरा फुल स्क्रीन पर इन दोनों मेहमानों को लाइए, मुझे मत दिखाइए। मुझसे ज्यादा कैमरे की, लाइट की और फोकस की, ध्यान की जरूरत इन दोनों चेहरों पर है। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में भी हैं और राजनीति में नहीं भी हैं। मनोज तिवारी तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में है ही, मालिनी अवस्थी भी। मैं तो इसीलिए आपसे पहले ही, आप हमसे कहें, हमने पहले ही माइक उठा लिया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति राजनीति में जो वोट डालता है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो परिचय दिया ही नहीं, देखिए, इसीलिए जरूरत भी नहीं है। मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बीजेपी में क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, यूपी और बिहार में खास तौर से बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। काफी बड़ा एक आधार भी है। मनोज तिवारी के नाम पर बहुत सारा वोट इधर से उधर और उधर से इधर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार भी शुरू हो चुका है। अभी आ रहा हूं मनोज जी, उसी पे आ रहा हूं, शुरुआत वहीं से करेंगे। मालिनी अवस्थी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जानी मानी लोक गायिका हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद, देश की संस्कृति या फिर मोदी सरकार, उनके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, लड़ भिड़ जाती हैं, सामने कोई भी हो। आज योगी सरकार के पक्ष में खड़े होंगे। ओके, ऑल राइट। हाल का एक बयान था मालिनी जी का, जिसमें वो बोली कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश अपनी जड़ों की तरफ एक बार फिर लौट चला है। आपके कुछ विचार हैं मनोज जी, क्या वाकई ऐसा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय देश में संस्कृति के प्रति, अपनी जड़ों के प्रति, सत्य सनातन के प्रति जो अचानक से एक जागृति आई है, वो कमाल की है। और उसके लिए बहुत सारे विद्वान, उसके लिए उनको हम श्रेय दे सकते हैं, बहुत सारे मनीषी लोग हैं और निश्चित रूप से उसके लिए हमें वर्तमान केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उसके लिए हमको श्रेय देना ही पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से इस बार ये चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये रहेगा मुद्दा, बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, ये मुद्दा तो बहुत समय से भूल गया था। हमने अपनी इतिहास की जमीन को लावारिस छोड़ रखा था। हम अपने रोज रोज के कार्यों में सोचना ही भूल गए थे कि हमारी संस्कृति भी कुछ है, उन जमीनों को हमें खाद पानी देना पड़ेगा। तो जब अब देखिए समस्या क्या है, लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए परेशान है कि योगी क्यों है, विपक्ष के लोग। तो भाई निश्चित है ना कि एक योगी होगा जो साधक होगा तो फिर भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, फिर गुंडे नहीं होंगे, फिर गैंगस्टर लगेगा, फिर बेटियों को कोई छेड़ नहीं सकता है। तो अगर इस कारण किसी को उस वेशभूषा से, उस रंग से डर है, तो फिर वो हमारी धरती की सनातन संस्कृति को ही नहीं जानता। ओके, मालिनी जी, ये मुद्दा रहेगा इस बार सबसे बड़े मुद्दों में से, आप इसे एक मानती हैं मुद्दा, संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? मुझे लगता है कि ये वैसा मुद्दा है जो मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस ओर से कहीं ना कहीं सबका ध्यान भटक गया था। हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां पर हम इस बात को स्वीकारना चाहिए, और सभी को ये बात मालूम है कि फिल्मों में भी आप साधु संत दिखलाएं तो विकृति के रूप में दिखलाएंगे, आप पाखंड के रूप में दिखलाएंगे, मंदिर या कोई पूजा की तो मुझे लगता नहीं कोई तस्वीर डालता हो। हम यहीं पर बैठे हैं, हम अयोध्या की बात करते हैं। विगत इतिहास रहा है भारत का कि न जाने कितने वर्ष और दशक बीत गए, किसी प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा नहीं किया। मुख्यमंत्री भी फैजाबाद आके चले जाते थे, अयोध्या नहीं जाते थे। ये मुद्दा कैसे नहीं होगा? ये एक आप समझ सकते, जब आप किसी चीज के अस्तित्व को नकारते हैं, किसी ने टीका लगाया हुआ उसको आप पोंगापंथी कहते हैं। मेरे जैसी स्त्री, मैंने तो ये बहुत पूर्वाग्रह दुराग्रह दोनों सहा है कि ये तो पुराने जमाने की हैं। मेरा तो ये, मनोज जी तो मुझे शायद अब 25-30 साल से जानते हैं, मेरी वेशभूषा पहले से यही रही है, लेकिन सिंदूर तो भरना, कोई घटना बता दीजिए, कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह से आपको जूझना पड़ा? कई सारी। मैं आपको सबसे पहली तो अपने यहाँ की बताती हूँ कि मेरे पतिदेव प्रशासनिक सेवा में हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी जो अब नहीं है सेवा में, रिटायर भी हो गए, उनकी धर्मपत्नी जब मिलती थी तो बातचीत करें तो अब इंग्लिश का उत्तर तो इंग्लिश में देंगे, लेकिन पहनावे को देख के उनको लगता था कि इन्हें अंग्रेजी आती है
और बेचारा लड़का तो ठीक ठाक है, देसी गवार दुल्हन मिल गई है बेचारी। तो मुझसे जब बातचीत उनकी हो तो वो कहें कि वाई आर यू ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक दिस, आई मीन दिस बिंदी एंड दिस सिंदूर, वाई? ये वाई ने मुझको प्रेरित किया मैं जो आज हूं, जो मैं इसकी बात करती हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम कितनी दूर चले गए थे। आज गर्व होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जैसे विकास के कार्य कर रहा है, जैसे विदेशों में दूसरे राष्ट्र के नेताओं से मिल रहा है, उसी सहजता के साथ मंदिर जाता है तो वहां बैठकर आराधना करता तो ये है। किसकी वजह से ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री को पूरे देश की जनता को खींचकर वापस अपनी संस्कृति की तरफ लाना पड़ा? ये किसी की वजह नहीं है, ये लोगों को सबसे- दोष दे रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि राजा हो चाहे प्रधानमंत्री या नेता, जैसा वो जीता है जनता वो देख करके सीखती और स्वीकारती है। जिस सहजता के साथ आज मंदिर में यदि देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बैठते हैं आराम से, ये पहले नहीं देखा गया। हमारे देश में घटना ऐसी है कि प्रधानमंत्री सोमनाथ के पुनर्निर्माण में जाने से मना कर देते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये भी मना करा गया, मैं नेता का नाम नहीं लूंगी, जहां सरकारी पैसा की नहीं खर्च करना चाहिए, अब सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। ऐसे समय से आपने तो एक 70 और साल पुरानी यात्रा है ये। हाँ, आपने तो एक और घटना बताई थी कौन सी? अभी हाल ही में, रामवली। हाँ। हाँ, वो सच बात है। अब देखिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली बात, आप इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहेंगे, मेरे लिए एक ऐसा अनुभव है जो इतना विचित्र अनुभव है। दूरदर्शन की बात है, वो भी आपकी तरह टीवी चैनल पे ही बातचीत में निकली, और बात ऐसे हुई कि जो एंकर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कितना आनंद आ रहा है कि मंदिर बन रहा है। हमने कहा आपको हम क्या बताएं कि कितना आनंद आ रहा है। मेरा बचपन गोरखपुर बीता, पिताजी की गाड़ी लखनऊ से गोरखपुर बिना अयोध्या में, और हर एक के संग होगा, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना जाती नहीं थी आगे। और मैंने वो घटना बताई कि ये भी समय हमने देखा है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं गई, और मैं जब वहां पे प्रस्तुति दे रही थी तो उसमें यही फागुन के समय का वक्त था, वो शायद काफी वायरल भी हुआ है वीडियो। और जैसे ही मैंने गाना प्रारंभ किया, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में, तो उन्होंने कट 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 करके कहा कि आप ये मत गाइए। और मेरे प्रश्न पूछने पे कि मैंने मतलब आई वाज शॉक कि ये क्यों नहीं गा सकती, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, नहीं नहीं चैती गाइए, बिल्कुल गाइए, कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या में गा रहे ये मत बताइए। हालांकि इस उत्तर को भी वो 5 मिनट में लेकर के आए। मैं आज भी इस बात को जब जब सोचती हूं तो मुझको लगता है कि ऐसा आवश्यक नहीं कि जो केंद्र निदेशक रहे हों या जो उस समय सूचना प्रसारण सचिव रहे हों उनकी मर्जी ऐसी रही हो, लेकिन कई बार आकाओं को खुश करने के चक्कर में ये सब जो मातहत हैं, सहायक हैं, वो ज्यादा कट्टर बन जाते हैं। मैंने ये देखा। और उस दिन मैं वापस, मुझे आज भी याद है, मेरे हस्बैंड उस समय मेरठ में पोस्टेड थे और मैं वहां से दिल्ली गई थी। मैं लौट कर आ गई कि मैं गाऊंगी नहीं। तो मैं जब तो चहक करके और बोल करके खुल करके इन चीजों को बोलती हूं कि ये भी एक समय था, ये सेंसरशिप नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर एक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के जो सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं, ये उनका दोहरापन है। अच्छा मालिनी जी, यहां पर आपको कोई कट 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 नहीं बोलेगा, तो आप थोड़ा सा अगर चाहें तो गुनगुना सकती हैं। लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या, लिहले जन्म अयोध्या। पिता दशरथ और माता कौशल्या, पिता दशरथ और माता कौशल्या, अरे भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिहल अयोध्या में भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिहले अयोध्या में लिहले जन्म रघुरैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप निकल गए हैं प्रचार पर बीजेपी के लिए यूपी में, या अभी बाकी नहीं, है? मैं तो रोज प्रचार पे हूँ। नहीं, घूम रहे हैं, कुछ यूपी में जा रहे हैं? जी हाँ। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या है फीडबैक, क्या है आपका? बस्ती गए, सिद्धार्थनगर गए, काशी गए, तो बीच में आजमगढ़ भी गए,
बहुत अच्छा है। लोगों का जो भाव है वो उनको समझ में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी कितनी आवश्यक है। क्यों? इसलिए आवश्यक है कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। माफ करिएगा, मैं रोक रहा हूं। मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों से आपने बात की, हाँ। तो वो क्यों कह रहे हैं बीजेपी जरूरी है? देखो, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। आप सबसे बड़ा तो जिस प्रदेश में 1,40,00,000 लोग 5 लाख का फ्री इलाज पा जाए, तो उनको क्यों नहीं इच्छा होगी कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो सरकार देती हो उसके साथ चलना चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में एक गुंडे का फोन भी आ जाता था तो आगे बहस नहीं होती थी, भैया ठीक है हमारा ये घर ले जाओ भैया, हमारी जान छोड़ दो, हमारा ये खेत भैया छोड़ दो भैया, हमें जान छोड़ दो। पुलिस से ज्यादा भरोसा लोगों का गुंडों पे था। आज वही गुंडे उनके हवाई उड़ रही है, वही गुंडों के घर पे बुलडोजर भी चल जाता है पाप की काली कमाई पे, तो प्रदेश क्यों नहीं खुश होगा? ये उनकी बातों में दिखता है साहब। तो आपका असेसमेंट क्या है मनोज जी? कितनी सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ेंगी या थोड़ी बहुत कम होंगी? देखिए, 325 सीट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो पिछली बार हमने पाया। हम सब की कोशिश है कि हम लोग इसको रिपीट करें। नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कोशिश है, और मेरा मन है कि मेरे अंदर का जो आभास निकल रहा है कि वो इसके आसपास फिर से आएगा। 325 के आसपास? हाँ, आएगा। इसलिए आएगा कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब अगर 325 सीटों के साथ कोई सरकार रिपीट तो कर जाए। पहली बार भी जब आई थी तो कहां लोग बोल रहा था कि आएगा भैया मानक, कोई क्या है? रिपीट करना तो मतलब डबल चमत्कार हो जाएगा ना। एक बार तो चमत्कार होता है, दोबारा थोड़े होता है। अब हम 400 तो नहीं बोले हैं। अब दिल्ली में देखिए, क्योंकि आपका दिल्ली का एक्सपीरियंस है, पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कितनी सीट लाए थे? 67 सीट लाए थे जी। उसके बाद कम हुई थोड़ी सी। तो उत्तर प्रदेश में भी दोबारा से उतनी सीट लाना मुश्किल होगा, थोड़ी बहुत कम अगर हो जाए तो। मैंने कहा कि हम लोग उसके आसपास है और पार्टी ने स्वयं ही 300 प्लस का अपना लक्ष्य रखा। 350 तो हम सुन रहे हैं, बीजेपी नेता कह रहे हैं 350 आएगा। नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के भाव में, योगी जी के मुख से आपने सुना होगा हम 300 प्लस पाएंगे। तो हम यूपी की जनता तो जितना मांगो उससे ज्यादा दे देती है, और सत्य के लिए, विकास के लिए, भय मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों के घर में फ्री राशन के लिए, जब जरूरत पड़े उनकी दवाइयों के लिए, एक्सप्रेस वे के लिए, गंगा की जमुना की स्वच्छता के लिए, ये सब के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। तो कोविड में हाल के दिनों में जो दूसरी लहर आई थी उसमें हमने देखा कितनी तबाही मची, सब जगह, उत्तर प्रदेश में भी हुई। उसका कोई असर नहीं होगा? और जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। मैं दिल्ली का सांसद हूं। हाँ। और मैं पूरे दूसरे लहर में कोविड के, मैं जब जब नोडल ऑफिसर को फोन किया हूं दिल्ली सरकार के, उसका एक ही जवाब था, भाई साहब ये बेड छोड़ के कुछ भी बोलो, ये रेमडेसिविर छोड़ के कुछ भी बोलो, भाई साहब ऑक्सीजन छोड़ के कुछ भी बोलो। और जब मैंने बनारस फोन किया, कौशल राज शर्मा वहां डीएम हैं, उन्होंने कहा आप बेड नंबर बताइए, कल सवेरे 10 बजे उसके पास दवा भी होगी, ऑक्सीजन भी होगा। हम कैसे नहीं उसको माने सर? मतलब आप कह रहे हैं यूपी में कमी नहीं हुई? हम ये नहीं कह रहे कि कमी नहीं हुई, लेकिन जो इतनी बड़ी पूरे वैश्विक की समस्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इससे सक्षमता से लड़ा है, मेरे पास फोन कॉल है, एसएमएस है, और मुंबई का वो मरीज था विवेक मौर्य नाम के लड़के का रिश्तेदार, उसको मैं कोट करता हूं, और वो दूसरे दिन कहा भैया हमारा इलाज मिल गया, उसको दवाई मिल गई। तो मेरा तो ऐसे ही 2-4 अनुभव था। तो जिस प्रकार से जिलों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मैं मानता हूं कि चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं ना, दिल्ली का सांसद हूं, वहां की जो व्यवस्था थी उस हिसाब से देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश के कई राज्यों में सबसे ज्यादा, देखिए ना, सबसे ज्यादा वैक्सीन भी तो इसी को लगा है। तो इसका मतलब कि जागरूक कौन है? वो काम योगी जी कर रहे हैं, वो काम मोदी जी कर रहे हैं।
अब इतने बड़े बड़े कलाकार मेरे दाईं और बाईं तरफ बैठे हैं, तो अब चुनाव का मौसम है, तो कुछ अगर मैं ऑन द स्पॉट आपसे कहूं कि मान लीजिए योगी सरकार के लिए आपको कुछ क्रिएट करना है, तो कुछ जहन में आता है? मैं कर सकता हूं। हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि मैं रास्ते में बल्कि आज आ रहा था तो मुझे पता था मानक मुझे गाने को कहेंगे ही, वो नहीं कहेंगे तो अनुराधा जी कहेंगी, फिर सुकेश जी को लगा दिया जाएगा। तो मैं कुछ लिख रहा था। अरे बहुत ही बढ़िया। ये मैं कुछ लिख रहा था। हाँ। कि सड़कों का जाल बिछा है, दो नया एम्स खुला है, गन्ना का मूल्य मिला है, 30 मेडिकल कॉलेज होंगे, सर्वाधिक वैक्सीन लगे हैं, मदरसे में मॉडर्न शिक्षा, पूरी होगी सबकी इच्छा, निर्भय यूपी की बेटियां, सबके थाली में रोटियां, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। एक अंतरा और सुना दें? हाँ सुना दीजिए, हो जाए। सीज हो रही है बाहुबलियों की कमाई, जनता के हित में है ये योगी की लड़ाई, मोदी जी ने अपना वादा निभाया, यूपी निकल के देखो खिल के जो आया, गुंडों गैंगस्टर लोग के उड़ता हवाई, रेड़ी पटरी वालिन के निधि मिले भाई। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, इसको आप कहीं से मिला अरे एक बार सकते तालियां तो बजा दीजिए। आपके लिए लाइव ऑन द स्पॉट, बताइए, रास्ते में बना के लाए हैं और लाइव सुना रहे हैं। बैंक से पहली गरीब कॉपी है। जुड़ल, हाँ। बैंक से गरीब जुड़ल, इज्जत घर के शोरबा। एवरीबडी नो व्हाट इज इज्जत घर। हमें उसका परिभाषा देने की हम लोग तो राइटर भी है ना, हम लिखते समय सोचते हैं लाइंस जनता को समझ में आएगी कि नहीं। बैंक से गरीब जुड़ल, इज्जत घर के शोरबा, और फ्री इलाज से यूपी सराबोरबा, एक्सप्रेस वे और एयरपोर्टवा बनत बा, यूपी के छाती हर क्षेत्र में तनत बा, बेटियों को छेड़ोगे, हो सकता है मैं थोड़ी विवादास्पद लाइन कह रहा हूं, कि बेटियों को छेड़ोगे तो उड़ेंगे कबूतर, और सट सट सड़कों पे लाल होंगे चूतर। मेरा मन कहता है कि मैं ये बात को बोलूं। मनोज जी नहीं, मुझे यहाँ कट 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 3 बार बोलना पड़ेगा क्योंकि ये पारिवारिक चैनल है, नेशनल चैनल है। लेकिन बेटियों को छेड़ोगे, हाँ, बेटियों को छेड़ोगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, तालियां। अच्छा, मैं योगी जी से अपील कर देता हूं यहां पर, योगी जी से डायरेक्ट। मनोज तिवारी ने रास्ते में जब हमारे यहां आ रहे थे, आपकी सरकार के प्रचार के लिए एक गाना लिखा। अभी 2 लाइन छूट। अरे रुकिए और यहां पर लाइव सुनाया है। आप बाद में जाके रिकॉर्ड करिएगा, अभी तो वो सेकंड कॉपी होगी, फर्स्ट कॉपी हमारे पास है। 4.5 लाख नौकरी, 5 लाख स्टार्टअप, एकर तो नहीं करी चर्चा विपक्षी। अब मोदी जी के वादा, जोगी जी के वादा में ऐसे यूपी सजेगा, किसने सोचा था कि पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा।
मैंने बहुत सोच के लाइन, अगर आप कहेंगे तो मैं आधा घंटा गा सकता हूं। नहीं, मुझे पता है आप आधा घंटा नहीं, आप रात भर गा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, हम तो इसी उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं। हम लोग गाना गाते समय गुंडे धमका देते थे, फ्री में गा के आना पड़ता था। यहां तक कि गाने चले गए तो पता चला वो माफिया का एक तो गुर्गा आगे बंदूक लेके बैठा है और हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसको कोई भूले नहीं। हम जबकि हम लोग बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन वहां जहां शासन प्रशासन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई को नोट करना छोड़ दे, उस प्रदेश की दयनीयता की क्या बात करें, कुछ कल्पना की जा तो सकती है। अंदाजा लगा लीजिए मनोज तिवारी जब प्रचार के लिए निकलेंगे बीजेपी के लिए तो किन किन मुद्दों को वो उठाने वाले हैं। कलाकार कलाकार ही रहता है, राजनीति में उतर के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ भी बन जाए, कलाकार कलाकार ही रहता है। नहीं तो वो राजनीति में भी इसीलिए है, या लोकप्रियता भी कलाकार की है। वो कलाकार धर्म कभी नहीं छूट सकता, इसीलिए वो आप। और ये तो मनोज जी का बहुत पुराना, हम तो कब से देख रहे हैं। आप अभी नहीं भी बोले होते उनको तो भी वो रच करके कुछ भी गा सकते हैं। हम प्रभु लोग के कई गुण बार, हैं। हम और मालिनी जी ये हम लोग गीत प्रोग्राम करते थे, तो मैं अचानक हुए कि डुएट गाओ, तो ये बोलती ए मनोज क्या गाना है, हम के तू गाओ हम बना ले। हाँ, तो और ये गाती सवाल थी, मैं जवाब अपना- सवाल जवाब। ये भाभी तो का कोई- पार्ट गाती थी, मैं देवर का बना लेता था। तो कुछ डुएट हो जाए कुछ इस तरह। अब जब मूड बनी गया है, एक छोटा सा नहीं, डुएट आप- हो जाए, उसके बाद थोड़े सवाल ले लेंगे अपने ऑडियंस में से। कौन गीत गावल जाए भैया? आप कुछ भी गाएं, हम उसको उसमें स्वर मिलाएंगे और वो उत्तर प्रदेश का स्वर बन जाएगा। अरे निहुरा देवरा के बोलिया, आय हाय न भावे हमके। सैया मोरे गैले राम पूरब के देशवा के, दिन पर दिन बीतल भेजे ना संदेशवा। देवरा बैठी बैठी बतिया, आय हाय बनावे हमसे, हाय बनावे हमसे, बनावे हमसे मुरहा देवरा। ये 10 साल पहले हमने गाया था इनको लेके। मुरहा हमारे यहाँ बहुत प्यार से एकदम गरिया करके भौजाई लोग बोलती हैं, और ये जब से ही सुन ले तब से दीदी कहने लगे हमको। तो मेरा आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब होगा ना, अरे भौजी चिंता मती करी जा बजरिया, भौजी चिंता मती कर जा बजरिया, कि रास्ता अब की साफ भइल बा, कोई छेड़ी नहीं तो के हो गुजरिया, योगी के इंसाफ भइल बा। ऊ तो हमरे बलम के बापर तपिया के रसता बिल्कुल साफ भइल बा। देखो, मैंने अपनी 2 लाइन में जो बात कही, हाँ। भाभियों को भी बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की भाभियों को, बेटियों को, कि निकलो घर से, जहां मन करे, काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहां जाओ, कोई आपको नोबडी कैन टच, नोबडी कैन डैश डैश डैश। मानक, मैं आपको हाँ। यहाँ पर एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। अभी 1 सप्ताह पहले मैं प्रायः लखनऊ दिल्ली बाई रोड ही आती हूँ, एक्सप्रेस वे से ही मैं गाड़ी से आ रही थी, और 11 साढ़े 11 बजे के बाद ये जो मथुरा का जो टोल पड़ता है आगरा वाला, जब आप एक्सप्रेस से उतर के इस पे आते हैं, तो गाड़ी रुकी हुई थी टोल के लिए, और पाली बदली तो जो दोनों लड़के थे वो हट गए और 2 लड़कियां आई नाइट शिफ्ट के लिए रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे। और मैं देख रही थी, और मैं देखकर चुप थी, और मैं कुछ सोचती और बोलती उससे पहले जो हमारा ड्राइवर था वो बोला हमसे कि मेम साहब आप देख रही हैं, हमको लग रहा है कि जरूर यहीं पास में कहीं होंगे इनके पिता, या तो जो बगल में दुकान है वहां पे होंगे। गजब, इस सब रात में ड्यूटी दोनों कर रही हैं। तो हमने उसको यही उत्तर दिया जो ये बात अभी कह रहे हैं, कि ये वाकई में बदलते हुए वक्त की, मैं खुद आपको कह रही हूं कि ये 1 सप्ताह पहले की बात है। और
एक्सप्रेसवे सुनसान है, आपको पता है कि वहां पे सिर्फ रात की में बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन 11 बजे नाइट शिफ्ट के लिए टोल पे इतनी फियरलेसली 2 लड़कियां अपना आई, वो दोनों जो गए दोनों लड़के थे, और उसको देख के मुझे वाकई लगा कि ये एक नया उत्तर प्रदेश है वाकई में, जहां पर हमने प्रत्यक्षतः देखा है कि कहीं सुनी बात नहीं है। तो आप कहा जाएगा तो आप प्रचार करने जाएंगी? नहीं, देखिए एक बात, अगर कहा जाए नहीं, ऐसा है, एक कलाकार हूं, एक नागरिक हूं, चिंतनशील व्यक्तित्व हूं। मुझे काम यदि किसी का अच्छा लग रहा है तो उसको बोलने की मेरी मुखरता है, लेकिन प्रचार का काम करेंगे ना, पार्टी के लोग हैं, करेंगे पार्टी में। मेरा काम, आपने यहां बुलाया है, अपने स्वतंत्र उस अभिव्यक्ति की जो मेरी स्वतंत्रता है उसमें मुझे मुख्यमंत्री जी का कार्य, और मैं देखिए एक बात आपको बताऊं, हम लोग शुरू से लेकर यहीं पैदा हुए, कन्नौज में, यहीं पले बड़े, मिर्जापुर, गोरखपुर में, और यहीं पर जगह जगह तैनाती भी रही। स्वाभिमान एक बहुत बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश की छवि पिछले 3 दशकों में हम लोगों ने जिस तरह की देखी है, पिक्चर में कोई क्राइम हो रहा है तो उसकी घटना यहां की है, कोई भी क्रिमिनल है तो उसकी आप रियल लाइफ इंस्पिरेशन उत्तर प्रदेश से ले रहे हैं। जितने भी विकास कार्य हैं तो आप मान के चलते थे 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं पायदान में उत्तर प्रदेश है। एक आप कह सकते हैं कि एक आत्मबल या मनोबल गिर जाता है। क्या सही है क्या नहीं, आंकड़े में ये बताएंगे, सरकार बताएगी। एक नागरिक होने के नाते मैं कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश का मनोबल बढ़ा है इस समय, ये बहुत बड़ी चीज है। एक मनोबल ये बढ़ा है कि हाँ, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे यहाँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे यहाँ पर जातिगत चीजों से ऊपर उठ करके शायद अब प्रदेश के लिए कोई सोचने वाला है। ये एक स्वतंत्र ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और ये भी आप कह सकते हैं कि चूंकि हम दोनों तरफ से सरकार की काम को बहुत नजदीकी से देखते हैं, तो उनका, मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है और उनकी मंशा, वो कितनी 24 कैरेट है, वो हम लोगों को बहुत पता चलती रहती है दिन रात। तो इसके लिए बहुत सम्मान करती हूँ उनका। ओके, मुझे लगता है मजा बहुत आ रहा होगा। एक पूजा के पास एक सवाल था, मेरी कॉलीग हैं पूजा। पूजा कहाँ है, कहाँ छुपी हैं? हाँ, आगे आ जाइए। सवाल नहीं था, मतलब मेरी तो गुजारिश थी। मंच चुनावी है और माहौल म्यूजिकल हो चुका है, तो छोटे से सवाल के साथ मैं एक सॉन्ग भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मालिनी जी आपसे। आपने शुरुआती कमेंट्स में ही बोला कि आप, जो भी व्यक्ति वोट करता है वो राजनीति करता है, लेकिन हमेशा विवादों के केंद्र में आप क्यों रहती हैं? ये अक्सर ऐसा होता है। ये एक छोटा सा सवाल है, और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि कोई एक बॉलीवुड गाना अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें। शुक्रिया पूजा। मुझे लगता है कि कलाकार को जब कोई हम बाहर से देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो, उसकी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं, ईश्वर ने सिर्फ कंठ दिया है गाने के लिए। जब वो मुखर होकर अपनी बात रखता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोग, आपके जो फैंस हैं, आपको सुनते हैं, तो उनको हो सकता है मन की बात ना हो। और इसी डर से मैं आपको ये भी बताऊं, कलाकार मन की बात नहीं कहते, वो अपना काम से काम करते मुखर। लेकिन यदि कोई मुखरता से अपने विचार को रखता है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक आलोचना कह लीजिए या विवाद कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन मुझे लगता है अपने सच के साथ जीना ज्यादा जरूरी है, उस ईमानदारी के साथ कि मैं जो हूं, आपका हक है, आपका हक, मेरा हक है, और मैं वही बोलती हूं। और फिल्म का गाना आपने कहा है, तो जो मन में आ रहा हो, जो भी आ रहा हो। ओके, तो अभी फिल्म आई थी दुर्गामती, उसमें मैंने गाना गाया है। बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। क्या बात है। मेरे पास बस 30 सेकंड्स बचे हैं। पूजा, संजीव के पास एक सवाल है, जल्दी से अगर आप माइक संजीव को दे पाएं। छोटा सा सवाल संजीव प्लीज, टाइम बहुत कम है। तिवारी जी, आपके शुरुआती गानों में से एक गाना था एमएमएलए के एडमिशन कंपटीशन देता, और उसमें आपने किसी नवयुवक की उस बेरोजगारी को दर्शाया था, जिसमें कि वो कह रहा है कि भैया बीए पास कर लिए, अब एमए में एडमिशन ले लिए, नौकरी नहीं भेटा रहा है। अब समस्या खत्म हो गई नहीं, या फिर आपको लगता है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है?
फंसा तो नहीं दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सब ने बहुत सारे, और अगर आप खुश हो तो ये गाना गा दीजिएगा एक। नहीं, जरूर। मैं आपको बताऊं, मैंने 5 गाने ऐसे हमारे हैं जो अब कानून बन गए हैं। मैंने गंगा की स्वच्छता का गाना गाया था कि गंगा मैया के सवैया से बचा लाए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। मुझे क्या पता था एक दिन एक नरेंद्र मोदी नाम का संत आएगा भारत में, देश में प्रधानमंत्री बनके, और नमामि गंगे मंत्रालय बन जाएगा। मैंने गाना गाया भ्रूण हत्या का कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गईल, बेटी जन्मावल परहेज हो गईल। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना बनी है सर। हर जिले को 70 लाख 80 लाख रुपया प्रतिवर्ष जाता है। हमने एक गाना गाया था, नियम का बघार ताड़, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मैंने लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया। देश में लाल बत्ती खत्म हो गई, डिलीट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने लाल बत्ती को। बेरोजगारी के खिलाफ भी हमने गाना गाया, लेकिन आज जब हम 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं कि 5 लाख युवाओं को स्टार्टअप से काम मिला है, 5 लाख, और 4.5 युवाओं नौकरी मिली है, नौकरी। तो वैसे में तो हमारा गाना हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने सबकी रोजगार सबको दे दिया। यह सतत प्रक्रिया है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़े हैं, हम सही जगह पे आए हैं। और जो हमने गाना गाया था कि 80 से का के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। हेमंत तिवारी जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत कुछ मुझे सजेस्ट किया, ऐसा लिखो। तो हम उसी को तो ठीक कराने के लिए राजनीति में हैं। और मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में मैं सबको बोलता हूं, अपना जज बनो मेरे उत्तर प्रदेश के, मेरे देश के युवाओं। अपने अंदर के स्किल को पहचानो। मनोज तिवारी भी अपना स्किल नहीं पहचानता तो मैं आज यहां नहीं बैठा होता। अपने हुनर को पहचानिए और जाति पाति का जहर फैलाने वालों से सावधान रहिए। हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और मनोज जी इतने अच्छे मूड में हैं, बताइए। संजीव ने गाना एक रिक्वेस्ट किया था, ये 4-5 गाना सुना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे बहुत गाने आज कानून बन गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये वही कर सकता है जो एक पॉजिटिव सोच के साथ चलता हो। क्या बात है। आदरणीय शिवपाल भैया जी आ गए, सामने बैठे, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब जब आ ही गए तो एक गाना इनके लिए भी गा दीजिए। अरे गा दीजिए, हो गया, आगे बैठे हैं अब। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी और मालिनी अवस्थी। तो जैसा शिवपाल जी आगे, अगला सेशन शिवपाल जी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मंथन उत्तर प्रदेश में। मंथन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।